Hello students, today topic is regional variation in population growth। भारत में जनसंख्या की वृद्धि में क्षेत्रीय विभिन्नता। हमारी जो औसत दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो डिकेडल ग्रोथ रेट 17.64% है, ये सभी स्टेट के अंदर इक्वल नहीं है। कुछ स्टेट के अंदर इसकी ग्रोथ रेट जो है वो हाई है, जबकि कुछ स्टेट जो हैं जिनमें इसकी ग्रोथ रेट जो है वो कम है। ये इस टाइप से आपके 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। एक्सप्लेन द रीजनल वेरिएशन इन पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। भारत में जनसंख्या वृद्धि की क्षेत्रीय विभिन्नता का वर्णन करें। तो इसमें हम जो हमारे सभी स्टेट हैं, यूनियन टेरिटरी और स्टेट, इन सभी को मिला करके इनको 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले वो स्टेट इंक्लूड करते हैं जिनमें हाई पॉपुलेशंस ग्रोथ होती, जिनकी पॉपुलेशंस ग्रोथ का जो परसेंटेज होता है वो 20% और अबोव रहता है, जिनका 20% से अधिक जनसंख्या की वृद्धि दर होती है, उनको इस श्रेणी में शामिल किया जाता है। इसमें हमारे वो स्टेट आते हैं जहाँ पर लिटरेसी रेट कम होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लेवल लेस होता है, पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी या अदर प्राइमरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती है, जिसके कारण से उनका लिविंग स्टैंडर्ड पुअर होता है, ये प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी रिसीव नहीं कर पाते हैं, फैमिली प्लानिंग के इनको नॉलेज कम शिक्षा होने के कारण से नहीं होती है, इनकी शिक्षा का स्तर कम होने के कारण से ये प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी नहीं ले पाते हैं, या चिल्ड्रन में गैप करने के जो भी तरीके हैं उनको नहीं अपना पाते हैं। सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो बनाई गई नीतियाँ हैं इनकी कोई जानकारी नहीं होती है, जिसके कारण से यहाँ पर जनसंख्या की वृद्धि दर ऊँची पाई जाती है। इनमें जो स्टेट आते हैं, इनमें मेघालय फर्स्ट पोजीशन पर आता है। इंडिया के अंदर जो फर्स्ट हाईएस्ट पॉपुलेशंस ग्रोथ वाला स्टेट है ये आपका आ जाता है मेघालय, जिसमें डिकेडल ग्रोथ रेट 27.82% है। तो ये ध्यान में रखना है। मैप में भी आपसे पूछ सकते हैं विच स्टेट हैविंग द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया, तो ये आपको मेघालय लिखना है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी ये आपका आ सकता है। सेकंड पोजीशन पर जो आपका स्टेट आता है वो आता है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो है वो 25.92% डिकेडल ग्रोथ रेट है, जो सेकंड पोजीशन पर आता है। इसके बाद आता है आपका बिहार, 25.7% बिहार के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पाई जाती है। इसका भी मेन रीज़न क्या है कि यहाँ पर लिटरेसी रेट लेस है और पोवर्टी रेशो हाई है, जिसके कारण से यहाँ के पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों के अंदर गैप नहीं कर पाते हैं, या स्मॉल फैमिली को इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते हैं, ये बड़े फैमिली को ही अपनी एसेट मानते हैं। इसके बाद जम्मू और कश्मीर आते हैं। जम्मू और कश्मीर के अंदर 25.92% जो है वो पॉपुलेशंस की ग्रोथ रेट पाई जाती है, जो आपकी 4th पोजीशन पर इंडिया के अंदर आते हैं। इसके बाद जो आते हैं वो मिजोरम में 22.7% पॉपुलेशंस की ग्रोथ रेट, झारखंड 22.3%, छत्तीसगढ़ 22.59%, राजस्थान 21.44%, मध्य प्रदेश 20.3%, यूपी 20.09%। ये पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर इनको इंक्लूड किया जाता है। इसके बाद आता है आपका दादरा एंड नगर हवेली। दादरा एंड नगर हवेली जो हमारी यूनियन टेरिटरी है, जिसमें पॉपुलेशंस की ग्रोथ रेट जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर आती है यूनियन टेरिटरी में 55.5%, ये आपको ध्यान में रखना है, जिसके अंदर डिकेडल ग्रोथ रेट 55.5% है। जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें ये फर्स्ट पोजीशन पर आता है जनसंख्या वृद्धि में। उसके बाद सेकंड पोजीशन पर जो आता है वो आपका आता है दमन व दीव, 53.54%। इसके बाद पांडिचेरी आपका आता है 27.72%। तो ये हमारे 13 स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैं जिनमें पॉपुलेशंस की ग्रोथ रेट हमारे एवरेज से बहुत अधिक आती है। जो हमारी औसत 17.64% डिकेडल ग्रोथ रेट है, इनसे इनकी हाई होती है। उसके बाद आते हैं आपके मीडियम स्टेट। मीडियम स्टेट के अंदर जिनकी ग्रोथ रेट है उनकी ग्रोथ रेट 10%
से अधिक और 20% से कम पाई जाती है, उनको हम मीडियम के अंदर इंक्लूड करते हैं, यानी कि जिनकी जनसंख्या की वृद्धि दर 10% से 20% के बीच में है। इनमें आपका हरियाणा आता है 19.9% के ऊपर। उसके बाद उत्तराखंड 19.17, गुजरात 19.17, मणिपुर 18.65, चंडीगढ़ 17.1%, आसाम 16.93%, महाराष्ट्र 15.99%, कर्नाटका 15.67%, तमिलनाडु 15.6%। ये आपके स्टेट आते हैं जो मीडियम के अंदर आते हैं। इसके अलावा इसमें उड़ीसा, पंजाब, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश, ये 17 स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैं जिनमें पॉपुलेशंस की ग्रोथ रेट जो है वो मॉडरेट है, मध्यम स्तर की है या मध्यम स्तर की पाई जाती है। इसके अलावा आपका जो स्टेट आते हैं वो हैं आपके लोअर ग्रोथ रेट, जिनकी पॉपुलेशंस ग्रोथ रेट हमारी जो एवरेज 17.64% है उससे कम पाई जाती है। उसमें सबसे पहले नंबर पर जो आता है वो नागालैंड आता है, जिसमें पॉपुलेशंस की ग्रोथ रेट जो है वो -0.47% है। 2001 के अंदर नागालैंड जो है वो हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ वाले स्टेट के अंदर काउंट होता था, लेकिन 2011 के अंदर इसकी ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव हो गई है, -0.47%। सेकेंड पोजीशन पर जो आपका आता है जिसमें लोअर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट आती है वो आपका आता है केरल 4.56%। इसके बाद अंडमान निकोबार आइलैंड जो हैं ये आपके आते हैं 6.68%। उसके बाद गोवा आते हैं 8.17%। उसके बाद लक्षद्वीप 6.23% 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, जिनमें पॉपुलेशंस की ग्रोथ रेट जो है वो एवरेज से कम पाई जाती है। नागालैंड, केरला, अंडमान निकोबार, गोवा और लक्षद्वीप इन स्टेट को यूरोपियन कंट्री की कैटेगरी के अंदर रखा गया है, क्योंकि यूरोपियन कंट्री ने अपनी पॉपुलेशंस को कंट्रोल कर लिया है और उनमें पॉपुलेशंस की ग्रोथ रेट है वो इक्वल चल रही है, समान रूप से चल रही है। मीन्स बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों इक्वल है और पॉपुलेशन जो है वो उनकी स्टैग्नेंट हो गई है, स्थिर हो गई है। इसलिए इन स्टेट को नागालैंड, केरला, अंडमान निकोबार, गोवा और लक्षद्वीप, इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी को हम यूरोपियन कंट्री के साथ पॉपुलेशंस ग्रोथ के लिए कंपेयर करते हैं, उनकी इसके साथ तुलना करते हैं कि इंडिया के कुछ स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैं उन्होंने भी यूरोप की तरह अपनी पॉपुलेशंस को कंट्रोल कर लिया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 3 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, रीजनल वेरिएशंस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। तो ये आपको इस टाइप से क्वेश्चन बना करके लिख करके आना है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है एन इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया ऑफ इट्स एडोलेसेंट। भारत के अंदर तेज़ी से जो जनसंख्या बढ़ रही है, इसमें युवा जनसंख्या का अनुपात है वो सबसे अधिक बढ़ रहा है। एट प्रेजेंट द शेयर ऑफ एडोलेसेंट अप टू द एज ऑफ 10 to 19 ईयर इज अबाउट 20.9%। 2011 के अंदर हमारी टोटल पॉपुलेशन का 20.9% जो शेयर है वो 10 से 19 आयु वर्ग का है। एडोलेसेंट जो जनसंख्या जिसको किशोर जनसंख्या कहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग 10 से 19 आयु वर्ग की जो जनसंख्या होती है उसको किशोर जनसंख्या के नाम से के रूप में जानते हैं। अमंग विच मेल एडोलेसेंट्स constitutes 52.7% and the female adolescent constituent 17.3%. The adolescent populations, though regarded as the youthful populations having high potentials, जो एडोलेसेंट पॉपुलेशंस है वो पॉपुलेशंस का वो भाग होता है जिसमें सबसे अधिक क्षमता होती है, पोटेंशल्स होती है
उसकी प्रोडक्टिविटी की पोटेंशियल्स होती है, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी उनकी बेटर होती है, किसी भी टाइप का काम, स्किल्स और टेक्नोलॉजी को रिसीव करने के लिए, किसी भी चीज़ को सीखने की जो क्षमता होती है वो इस एज ग्रुप के अंदर सबसे अधिक होती है। बट एट द सेम टाइम दे आर क्वाइट वेनरेबल इफ़ नॉट गाइडेड एंड चैनलाइज प्रॉपरली। लेकिन यह बहुत ही सुभेद हो सकती है, अर्थात सुभेद का वेनरेबल का अर्थ होता है सुभेद होना, इनका विकास ना होना। ये हानिकारक हो सकती है अगर इसको एक चैनलाइज मैनेजमेंट से, एक अच्छे से नियंत्रित ढंग से इनको गाइडलाइन अवेलेबल ना करवाई जाए और इनको अच्छी जो हैं वो निर्णय लेने के योग्य न बनाया जाए। देयर आर मैनी challenges for the society as far as these adolescents are concerned, some of which are lower age at marriage। इस एज ग्रुप के सामने बहुत सारे चैलेंज हैं, बहुत सारी समस्याएं आती हैं जिनके कारण से इंडिया में इस एज ग्रुप की पॉपुलेशन है वो प्रॉपरली अपना डेवलपमेंट नहीं कर पाती है। उनके विकास के अंदर बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं जिससे देश के आर्थिक विकास के लिए इनका योगदान कम हो जाता है। तो वो जो प्रॉब्लम्स आती हैं इनके सामने, जिनके हमारी एडोलेसेंट पॉपुलेशंस जिन प्रॉब्लम को फेस करती है वो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी कौन सी हैं। तो इसमें सबसे पहले आती है लोअर एज एट मैरिज, कि हमारी अधिकतर जनसंख्या जो एडोलेसेंट है उसकी कम एज के अंदर ही मैरिज कर दी जाती है, जिसके कारण से वो फैमिली जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, फैमिली केयर टेकिंग होती है, उसमें उलझ जाते हैं और अपने करियर की तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं। दूसरी आती है इलिटरेसी। हमारी जो एडोलेसेंट पॉपुलेशन है इसमें इलिटरेसी का लेवल बहुत अधिक है, असाक्षरता का दर, अशिक्षा की दर बहुत अधिक है, जिसके कारण से बिना शिक्षा के ये अपने अच्छे निर्णय, अच्छे डिसीजंस और अपनी प्रोडक्टिविटी, अपने स्किल्स और टेक्नोलॉजी को ये डेवलप नहीं कर पाते हैं। पर्टिकुलरली फीमेल लिटरेसी, जिसमें जो महिलाओं की साक्षरता है वो सबसे कम है। स्कूल ड्रॉप आउट स्टूडेंट का रेशो इसके अंदर अधिक पाया जाता है। लो इंटेक ऑफ द न्यूट्रेंट, यहाँ पर इन लोगों को पॉवर्टी होने के कारण से, गरीबी का स्तर अधिक होने के कारण से प्रॉपर न्यूट्रेंट फूड प्रोवाइड नहीं हो पाता है, जिसके कारण से इनका फिजिकली और मेंटली डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं हो पाता है। हाई रेट ऑफ द मैटरनल मोर्टिलिटी ऑफ द एडोलेसेंट मदर, यहाँ पर जो बच्चे के जन्म देने वाली माताएं हैं उनकी मृत्यु दर भी अधिक पाई जाती है, क्योंकि उनकी लोअर एज के अंदर ही मैरिज कर दी जाती है, जिससे कि वो अच्छे से बच्चे की केयर टेकिंग और अपनी केयर टेकिंग नहीं कर पाती हैं, इलिटरेट होती हैं, जिसके कारण से वो प्रॉपर मेडिसिन्स वगैरह या मेडिकल चेकअप वगैरह नहीं करवा पाती हैं, जिसके कारण से उनकी डेथ का रेट जो है वो हाई हो जाता है। हाई रेट ऑफ HIV, एडोलेसेंट पॉपुलेशन जो होती हैं उनको बीमारियों की बहुत अधिक जानकारी नहीं हो पाती है, जिसके कारण से वो HIV और एड्स से भी इन्फेक्टेड हो जाती हैं, उनसे भी वो ग्रसित हो जाती हैं। फिजिकली एंड मेंटली डिसेबिलिटी, प्रॉपरली उनको न्यूट्रेंट फूड और एजुकेशन रिसीव न होने के कारण से वो फिजिकली और मेंटली डिस्टर्ब हो जाती हैं और रिटायर्डनेस हो जाती हैं। ड्रग अब्यूज़ और एल्कोहलिज्म्स इनलीगल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हो जाती हैं, जिसके कारण से वो ड्रग्स का यूज़ करने लग जाते हैं, अल्कोहल का यूज़ करने लग जाते हैं, जिससे उनका जो मेंटली डिस्टर्बेंस है वो अधिक हो जाता है। जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी एंड कमिटेंस ऑफ क्राइम्स, जुवेनाइल कम उम्र के अंदर ही वो इनलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं और क्राइम को बढ़ावा देने लग जाते हैं। समाज के अंदर वो क्राइम में को बहुत अधिक ऊंचाई पर ले जाते हैं। कम उम्र के अंदर ही बड़े बड़े जो हैं वो इनलीगल एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। एडोलेसेंट पॉपुलेशंस के सामने
जो चैलेंजेज आते हैं वो चैलेंजेज क्या हैं, तो ये इसमें आप ध्यान दें। द चैलेंजेज बिफोर एडोलेसेंट पॉपुलेशन। तो ये कौन से आते हैं, इनमें सबसे पहले जैसे आपका दिया गया है फीमेल इलिटरेसी, फीमेल इलिटरेसी। सेकंड जैसे इसमें दिया गया है आपका स्कूल ड्रॉप आउट, स्टूडेंट रेशो हाई, स्कूल ड्रॉप आउट रेशो हाई। नेक्स्ट थर्ड, लो इंटेक ऑफ न्यूट्रेंट फूड, इंटेक ऑफ न्यूट्रेंट फूड। नेक्स्ट जैसे आपका आता है हाई रेट ऑफ HIV and AIDS infections। फिफ्थ, ड्रग अब्यूज एंड एल्कोहलिज्म। सिक्स्थ, lack of job opportunities, next lower age at marriage, domestic violence, next juvenile crime, एटसेट्रा। ये प्रॉब्लम हमारी यूथ पॉपुलेशंस के सामने आती हैं। ये आपके 5 मार्क्स के अंदर पूछ सकते हैं कि हमारी एडोलेसेंट जो पॉपुलेशन है 10 to 19 ईयर, इसके सामने क्या क्या हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इनको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है और इनको नोट करना है, क्योंकि ये आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। हमारी इस यूथ पॉपुलेशंस के सामने जो समस्याएं हैं, इन समस्या के समाधान के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नई यूथ पॉलिसी बनाई। इस यूथ पॉलिसी को सबसे पहले जो लॉन्च किया गया वो 2003 के अंदर लॉन्च किया गया था। उसके बाद इसमें कुछ कमियां हुई, क्योंकि इसका बेटर रिजल्ट है वो यूथ पॉपुलेशंस को रिसीव नहीं हो पा रहा था, इसलिए नई यूथ पॉलिसी 2014 के अंदर तैयार की गई। द नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 लॉन्च इन फरवरी 2014 प्रपोज टू होलिस्टिक विजन्स फॉर द यूथ ऑफ इंडिया। यूथ ऑफ इंडिया को एक अच्छा विजन प्राप्त करने के लिए, एक अच्छा दिशा निर्देश देने के लिए और उनके ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए ये पॉलिसी बनाई गई। इसके अंदर जो एम था टू
एम्पावर द यूथ, यूथ को अधिक सशक्त बनाना। ऑफ द कंट्री, देश के युवाओं को अधिक सशक्त बनाना। टू अचीव देयर फुल पोटेंशल, कि वो अपने फुल पोटेंशल को से काम करें और अपने जो टारगेट हैं उनको वो अचीव करें। एंड थ्रू देम इनेबल इंडिया टू फाइंड द राइटफुल प्लेस ऑफ द कम्युनिटी ऑफ नेशंस, और देश अपने यूथ को स्ट्रॉन्ग बना करके, उनको पावरफुल बना करके विश्व के देशों में कम्युनिटी ऑफ नेशन, राष्ट्रों के समूह के अंदर एक अच्छे स्थान पर जाकर के खड़ा हो। यानी कि एक देश अपने यूथ को स्ट्रॉन्ग बना करके, उनकी पोटेंशल्स का प्रॉपर यूटिलाइज करके, उनकी प्रोडक्टिविटी और स्किल्स और टेक्नोलॉजी को इंक्रीज करके विश्व के अंदर विश्व के सभी देशों के अंदर अपना एक अच्छा स्थान पर प्राप्त करे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, स्किल्स, टेक्नोलॉजी के लेवल में। इसलिए उन्होंने अपनी यूथ एज पॉपुलेशंस को राइट वे के लिए, एक अच्छे रास्ते पर चलाने के लिए नेशनल यूथ पॉलिसी का निर्माण किया। इस नेशनल यूथ पॉलिसी के अंदर 15 टू 29 एज ग्रुप के सभी यूथ को इसमें इंक्लूड किया गया, यानी कि 15 से 29 आयु वर्ग के सभी लोगों के विकास के लिए, युवा जनसंख्या के विकास के लिए यह पॉलिसी बनाई गई। इस पॉलिसी में उन्होंने जो यूथ की प्रॉब्लम थी, इन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया, इनको कम किया और लोगों को जागरूक करके, एजुकेशन देकर, न्यूट्रेंट फूड प्रोवाइड करके, स्किल्स और टेक्नोलॉजी के लेवल को इंक्रीज करके, एजुकेशन सिस्टम को इंक्रीज करके, फीमेल को एम्पावर प्राप्त करके, उनको और अधिक सशक्त बना करके और इस टारगेट को पूरा करने के लिए कार्य किया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आल्सो फॉर्मुलेटेड द नेशनल यूथ पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन 2015 to provide at the umbrella framework of the skill activity being carried out within the country, कि 2015 के अंदर स्किल्स और डेवलपमेंट को इंक्रीज करके और एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स जो हमारे यूथ एज हैं उनको उद्यमी बना करके, एंटरप्रेन्योर मीन्स होते हैं कि जो इंडस्ट्री को सेटअप करने वाले होते हैं, तो अपने एक उद्यमशील और एक कुशल विकास के लिए काम करने के लिए ये पॉलिसी बनाई गई, जिसके अंदर कि सभी जो हमारे यूथ एज हैं उनको एक फ्रेमवर्क के अंदर लाया जाए और उनके स्किल्स एक्टिविटी को इंक्रीज किया जाए। एंड द अलाइन दिस ऑफ द कॉमन स्टैंडर्ड एंड लाइन स्किल्स विद डिमांड सेंटर, इन सब को उनके स्किल्स और टेक्नोलॉजी के योग्य बना करके और उनको उस क्षेत्र के अंदर सम्मिलित करना जहां पर इनकी मांग अधिक होती है, उस एक केंद्र पर स्थापित करना, जिससे कि वो एक अच्छी गुणवत्ता और स्किल की मांग को पूरा कर सकें। इट अपेयर्स फ्रॉम द अबव डिस्कशंस द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज वाइडली वेरिएशंस ओवर स्पेस एंड टाइम इन द कंट्री एंड आल्सो ग्रोथ and also highlight various social problem related to the growth of populations। जो हमारी देश में तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रही है, इस देश में बढ़ती हुई जनसंख्या के सामने बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हाउएवर इन ऑर्डर हैड द बेटर इंसाइट इनटू द ग्रोथ पैटर्न पॉपुलेशन इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू लुक इनटू द सोशल कंपोजिशंस ऑफ पॉपुलेशन, जिससे हमारे समाज के अंदर सामाजिक संगठन जो हैं उनको ग्रोथ की तरफ भी ध्यान दिया गया है। तो इसमें जो एडोलेसेंट पॉपुलेशंस की ग्रोथ के लिए जो काम किया गया और उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट के लिए जो काम किए गए वो मैं आपको बताता हूँ। नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 के जो फीचर्स हैं, फीचर्स ऑफ नेशनल यूथ पॉलिसी, इनको नोट कर लेना आप लोग। इसके जो
फीचर्स। इनमें सबसे पहला जो फीचर आता है वो आता है इट वाज लॉन्च इन 2014, इट स्ट्रेस ऑन ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ यूथ एंड एडोलेसेंट। इसका मेन पर्पज़ जो था वो क्या था, ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ यूथ एंड एडोलेसेंट। एडोलेसेंट पॉपुलेशन, किशोर जनसंख्या के ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए पॉलिसी बनाई गई। दूसरा जो इसका एम था, इट इनेबल them to shoulder responsibility for constructive development। कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट, कि यूथ एज को के शोल्डर के ऊपर एक कंट्री के डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डाल दी जाए, जिससे कि वो अपने और अपने कंट्री के डेवलपमेंट के लिए अच्छा कार्य करें। थर्ड आता है इट ऑल्सो aims at reinforcing the quality of patriotism and responsible citizenship। रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप, कि एक अच्छा राष्ट्रभक्त और रिस्पॉन्सिबल नागरिक बनाया जाए। इसलिए नेशनल यूथ पॉलिसी बनाई गई कि देश के जो यूथ है उसके अंदर देश के प्रति अच्छी भावना हो, वो एक देशभक्त और एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक बने। नेक्स्ट, स्पेशल एम्फेसिस is given on empowering women and girls, child to bring equality status।
इक्वलिटी स्टेटस, कि महिलाओं के अंदर एम्पावरिंग आए, वो सशक्त बने और उनमें उनको इक्वल समझा जाए, एक समान समझा जाए। इस प्रकार के कुछ टेक्निक यूज करके, कुछ पॉलिसी बना करके और उनके डेवलपमेंट के लिए काम किया गया। इनके अलावा आता है जैसे कि इट ऑल्सो ले द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द यूथ इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कि यूथ को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व किया जाए। अंडर दिस पॉलिसी डिलिब्रेट एफर्ट्स वेयर टेकन टू इम्प्रूव हेल्थ, स्पोर्ट, रिक्रिएशंस, क्रिएटिविटी, टेक्नोलॉजी, क्रिएट इनोवेशंस इन ऑल स्पेयर ऑफ लाइफ, कि जीवन के अंदर सभी प्रकार के नए अन्वेषण किए जाएं, नए विकास के अवसर लिए जाएं, साइंस और टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया जाए, वुमेन और यूथ एज का माइंड जो है वो क्रिएटिव बने, जिससे कि वो अच्छे डिसीजन ले सकें और एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री के लिए सिटीजन बने।